mood-changing technology at the touch of one button. मर्सिडीज बेंज दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरियस कार कंपनी, जिसकी टोटल वर्थ $80 बिलियन है। लेकिन आज की उसकी सक्सेस को देखकर यह आसान है कि उसके स्ट्रगलिंग स्टार्टअप्स को भुला दिया जाए। ये सब एक गरीब ड्राइवर के बेटे की कहानी से शुरू होता है, जिसका ख्वाब था दुनिया की पहली हॉर्सलेस गाड़ी बनाना, यानी वो गाड़ी जिसमें घोड़े ना हो। लेकिन जब उसने ये बात अपने दोस्तों से की तो वो उस पर हंसने लगे। अपने इन तमाम फेलियर्स और लोगों की इतनी क्रिटिसिज्म के बावजूद वो अपने एम के साथ जुड़ा था, और वो दिन भी आ गया कि जब उसने अपने इस ख्वाब को हकीकत की शक्ल दे दी। और देखते ही देखते उसने 19वीं सदी की दुनिया की सबसे बड़ी कार प्रोडक्शन कंपनी बनाकर खड़ी कर दी। तो अब रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आज मैं आपको बताने लगा हूँ उस शख्स की कहानी जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक नई जिंदगी दी। उसी की वजह से आज हमें हमारी कार इस शेप में नजर आती है। ये कहानी है मर्सिडीज बेंज के ऑनर कार्ल बेंज की। आप सब पर सलामती हो। कार्ल बेंज नवंबर 1844 को जर्मनी के एक गांव मलबर्ग में पैदा। एक लो क्लास घर में पैदा होने की वजह से उसका बाप एक लोकल मोटिव ड्राइवर था, जो कि बड़ी मुश्किल से ही घर के अखराजात को पूरे करता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कार्ल जब 2 साल का हुआ तो उसका बाप उसे और उसकी माँ को इंतहाई मुश्किल हालात में छोड़कर मर गया। अब हालांकि उनके हालात बहुत ख़राब थे और अक्सर यहाँ तक भी होता था कि बाज़ औक़ात कार्ल को खाली पेट ही सोना पड़ता था, लेकिन इस सब के बावजूद कार्ल की माँ ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन दे सके। उसकी माँ की ही वजह से कार्ल ने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की। वो 15 साल की उम्र में कार्ल ने जर्मनी की यूनिवर्सिटी कार्ल रोचर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एंट्रेंस का एग्ज़ाम पास किया। वहाँ उसकी मुलाकात एक ऐसे टीचर से हुई जिसने उसकी ज़िंदगी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उस टीचर का नाम फर्डिनेंड रेटनबर्गर। रेटनबर्गर ने जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को वर्कशॉप से निकालकर एक टेक्निकल साइंस की फील्ड में लाने में एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया। उसको यकीन था कि स्टीम इंजन्स, जो कि उस वक्त रेलवेज और बोट्स में इस्तेमाल होते थे, वो जल्द ही ख़त्म होने वाले और इनकी जगह कोई और चीज़ लेने वाली। मगर क्या उस वक्त किसी को मालूम। उसकी टीचिंग में कार्ल का इंटरेस्ट हॉर्सलेस गाड़ियों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने। अब कार्ल ने अपनी बाइसिकल के साथ जो वो चलाता था उसी के साथ पंगे करना शुरू कर दिए। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वो किसी तरह एक मोटर से चलने वाली गाड़ी बना ले। अपने उस टीचर के गाइडेंस में उसने जल्द ही एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत है। लेकिन जब उसने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो वो उस पर हंसने लगे। बहुत से लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया, बहुत से लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसे इस बात का यकीन था कि वो ये काम कर लेगा। वो जानता था कि उसे खुद को प्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, और वो है टाइम। अब 19 साल की उम्र में कार्ल ने कार्लसरूहे से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। अगले 7 साल तक वो डिफरेंट इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन फर्म में जॉब करने लगा। इन 7 सालों में जो कुछ उसने सीखा और कमाया, उसने वो सब 1871 में अपनी खुद की कंपनी खोलने में लगा दिया। अब कार्ल 27 साल का हो गया। उसने ये फैसला किया कि क्यों ना अपने एक दोस्त अगस्ट रिटर को अपना पार्टनर बनाया, जो कि खुद भी एक मैकेनिक था। अब ये दोनों मिलकर मैनहाइम में एक आयरन फैक्ट्री और मैकेनिकल वर्कशॉप चलाने लगे। इसके पैरेलल ही कार्ल ने अपना हॉर्सलेस गाड़ी बनाने का प्रोजेक्ट जारी रखा, जिसकी वजह से उसका पार्टनर उसके बिजनेस के लिए एक एसेंशियल पार्ट बनता जा रहा था। क्योंकि कार्ल अपने बिजनेस को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि अपने उस प्रोजेक्ट की वजह से कार्ल अपने बिजनेस को वो टाइम नहीं दे पा रहा था जो उसे देना चाहिए। लेकिन फिर वही हुआ जिसका सबको डर था। उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे और कार्ल से अलहदा होने का फैसला कर लिया। इससे कार्ल की फैक्ट्री और वर्कशॉप बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ गई। लकीली कार्ल इसी दौरान एक वुमेन बर्था रिंगर से भी मिला,
जिससे वो कुछ ही अरसे बाद शादी करने वाला था। बर्था एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और वो अब अपने फियांसे को इतने बुरे क्राइसिस से गुजरता हुआ नहीं देख सकती। तो उसने अपने कुछ ज्वेलरी और प्रॉपर्टी वगैरह बेच वो तमाम शेयर्स खरीद लिए जो कार्ल का पार्टनर ले गया। अब इन दोनों ने सक्सेसफुली बिजनेस को रन करना शुरू कर दिया। अब कार्ल के अच्छे दिन शुरू हो गए। इस सारे स्ट्रगलिंग पीरियड में कार्ल अपने साइड एक्सपेरिमेंट्स में कुछ इनोवेशन करने में कामयाब हो गया था। उसने 1879 में एक गैसोलीन इंजन बनाया जो कि एक 2 स्ट्रोक इंजन था। कार्ल ने अपना ये इंजन एक मैकेनिकल कैरेज में लगाया, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम थी। उसने इंजन की स्पीड को बढ़ाने के लिए अब फिर से काम शुरू कर दिया। इसके अलावा उसने कुछ और भी इनोवेशंस जो हमें आज की गाड़ियों में भी नजर आते हैं। उसने गाड़ी में बैटरी सिस्टम, स्पार्क प्लग, कार्बोरेटर, क्लच, गियर शिफ्टिंग और वाटर रेडिएटर्स भी लगाए जो उस वक्त यूनिक समझे जाते थे। इन सब चीज़ों ने उसे अपने हॉर्सलेस कैरेज बनाने के ख्वाब बहुत ज़्यादा करीब कर दिया। अब उसका बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं जा रहा, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट प्रॉफिट से कहीं ज़्यादा थी। अब उसने दूसरे इन्वेस्टर्स से एसोसिएट होने का फैसला किया। अब उसकी कंपनी 1882 में एक जॉइंट स्टॉक कंपनी में बदल गई। अब हालात यहाँ तक पहुँच गए कि कार्ल के पास उसकी कंपनी के 5% शेयर्स ही रहे। ये उसकी पोजीशन को डाउनग्रेड कर रही। अब उसको कंपनी के ज़्यादा डिसीजंस में इन्वॉल्व भी नहीं किया जाता था। ये चीज़ कार्ल को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करने लगी। अब वो इतना तंग आ गया कि उसने अपना सामान बांधा और कुछ सालों के लिए कंपनी छोड़कर चला गया। अब वो अपनी कंपनी छोड़कर आ गई और इस डिसअपॉइंटमेंट ने उसको सक्सेसफुल बनने के लिए पहले से ज़्यादा डिटरमाइंड कर दी। उसका यही पैशन उसको मैक्स रोज फ्रेडरिक के पास ले आया जो कि मैनहाइम में एक बाइसिकल शॉप के ऑनर थे। अब उन्होंने मिलकर एक कंपनी बेंज एंड सी के नाम से बनाने का फैसला किया जिसमें वो गैसोलीन इंजन और इंडस्ट्रियल मशीन्स बनाने लगे। पिछली बार की ही तरह कार्ल का ये काम शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा। अब कार्ल 25 आदमियों की वर्क फोर्स के साथ दोबारा से अपने एक हॉर्सलेस कैरेज बनाने के ड्रीम को मुकम्मल करने के लिए कोशिश में लग गया। अब वो अपने गैस इंजन से कैरेज को चलाना चाहता। उसने मोटर को सिंपली एक कैरेज के साथ जोड़ने की बजाय उस मोटर के गिर्द ही कैरेज बनाने का फैसला किया, जो कि एक बहुत ही यूनिक सी चीज थी। और सिंपली अपनी बाइसिकल की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसने 1885 में दुनिया की पहली हॉर्सलेस कैरेज बना ली, यानी एक कार जिसका नाम था बेंज पैटर्न। 2 सीटर गाड़ी एक गैसोलीन 4 स्ट्रोक मोटर पर चलती जिसकी स्पीड 7 माइल्स पर आवर। कार्ल जानता था कि ये चीज मोटर इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लेकर आएगी। उसने 1886 कार पब्लिक के सामने चलाई। कुछ ने तो उसकी इन्वेंशन की तारीफ की, लेकिन कुछ को उस कार का जर्मनी के रोड्स पर चलना पसंद ना आया। वो कहने लगे कि कहीं ये गैसोलीन इंजन ब्लास्ट ना हो जाए। कुछ ने तो इसको इवल कार्स भी कहना शुरू कर दी। अब ये बातें सुनकर कार्स के बिजनेस पार्टनर उससे नाराज होना शुरू हो गए क्योंकि अब उनको उनका बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल होता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने कार्ल से पूछा कि कोई तुम्हारी कार क्यों खरीद। एक तो इसकी स्पीड घोड़े से भी ज्यादा कम है, दूसरा ये कि ये टूट भी सकती है, और तीसरा ये कि इसमें बार बार रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। और इस सब के बावजूद कोई भी उसकी इस कार को पसंद नहीं कर रहा था। उसने इन सब क्रिटिसिज्म और नेगेटिव बातों के बावजूद कार मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दी। मैन्युफैक्चरिंग में उसकी सबसे बड़ी सपोर्टिव उसकी वाइफ, जो अक्सर वर्कशॉप में भी उसके साथ होती थी और उससे अपनी न्यू इनोवेशन और सजेशंस भी दिया करती थी। कार की बहुत सी इम्प्रूवमेंट के बावजूद कोई भी कार की कार को खरीद नहीं रहा, क्योंकि जो भी इस कार को खरीदता था वो सिर्फ थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इसे यूज कर सकता। इसके अलावा उन्हें हर वक्त अपने साथ एक मैकेनिक रखना पड़ता था, जिसकी वजह से इसको सिर्फ एलीट क्लास ही यूज करते। अब एलीट क्लास भी इससे थोड़ा दूर होना शुरू हो क्योंकि ये गाड़ी आवाज भी करती, जो कि लोगों को इरिटेट करती थी। अब कार सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि या तो कार इन कार्स को लोगों की जरूरत बना दे या फिर इन कार्स को लोगों की जरूरत के मुताबिक बना दे। लेकिन ऐसा होगा कैसे, ये सवाल कार्ल के दिमाग। अब कार्ल ने इसके बारे में सोचना शुरू किया और सोचते सोचते सो गया। अगली सुबह कार्ल की बीवी बर्था बेंज कार्ल से पहले उठी और अपने दोनों बेटों को लेकर अपनी माँ की तरफ चली गई, वो भी कार्ल की बनाई हुई गाड़ी में। ये सफर तकरीबन 67 माइल्स बनता था और ये ऑटोमोबाइल हिस्ट्री की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जर्नी साबित होने वाली थी। वो कैसे, आए आपको बताते। पहली बात तो ये, उसने अपने इस विजिट के बारे में ना तो अपने हस्बैंड को बताया और ना पुलिस, क्योंकि अगर उन्हें मालूम होता तो वो जाने की इजाजत ही ना देते।
क्योंकि इस गाड़ी पे ऐसा सफर करना बहुत ही खतरनाक। लेकिन वो डिटरमाइंड थी कि वो अपने हस्बैंड की इस इनोवेशन को दुरुस्त साबित जरूर करेगी। भी आसान नहीं, क्योंकि उसे रास्तों में ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ा जो कि बहुत खराब, क्योंकि वो रास्ते सिर्फ घोड़ों के चलने के लिए ही बनाए गए। उसे बार बार गाड़ी में गैस भी फिल करवाना पड़ता और साथ ही साथ गाड़ी का मैकेनिकल वर्क भी खुद ही करना पड़ा। और इवेंचुअली 12 घंटे के सफर करने के बाद वो अपनी माँ के घर पहुंच गई। अब लोगों ने बर्था के इस सफर को नोटिस करना शुरू कर दी। अब उन्हें मालूम हो गया कि ऑटोमोबाइल आने वाले वक्त की जरूरत है। अब बेंज की मोटर वैगन हर जुबान पर आना शुरू हो गई। इससे बेंज की कार बहुत ज्यादा फेमस हो गई और देखते ही देखते बेंज की कंपनी बेंज एंड सी जर्मनी की सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। अब इसने अपने बिजनेस में 2 नए पार्टनर्स को शामिल, जिनका नाम फ्रेडरिक एंड जूलियस। इन दोनों की एडिशन से इसे बहुत ज्यादा फायदा, वो बिजनेस और मार्केटिंग को संभाल लेते और कार को टाइम मिल जाता कि वो अपनी इंजन की एफिशिएंसीज पर मजीद काम कर ले। उसने अपने सस्ते में बहुत सी इनोवेशंस की और अपने पार्टनर्स के कहने पर एक न्यू और अपग्रेडेड कार भी लॉन्च कर, जो कि 20 सीटर थी और 11 माइल्स पर आवर की स्पीड को टच करती थी। इसके बाद कार्ल्स ने बेंज विलो के नाम से एक गाड़ी लॉन्च की, जो कि पिछली तमाम गाड़ियों से बहुत ज्यादा सस्ती। इसने मार्केट में आते ही धूम मचा दी। इसके तकरीबन 1200 यूनिट बिके और बेंज विलो उस वक्त की दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई। और इसी ने बेंज एंड सी को दुनिया की सबसे ज्यादा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बना दी। लेकिन बेंज को अभी भी एक कंपनी से बहुत प्रेशर फील हो रहा था। वो थी डाइमलर मोटर। डाइमलर मोटर्स की लीडरशिप विलियम मेबैक और उनका एक पार्टनर कर रहा था। वो ये बेंज की कार्स के मुकाबले में बहुत ही कंफर्टेबल और लग्जरी कार्स दे रहे थे, जिसने बेंज को बहुत ज्यादा परेशानी में डाल दिया। डाइमलर की फेमस सिटी पीक पर तब पहुंची जब उन्होंने अपने एक न्यू मॉडल डाइमलर फोनिक्स के नाम से लॉन्च की। इसने मार्केट में आते ही मार्केट में आग लगा दी। अभी बेंज इस मुश्किल से गुजर ही रहा था कि मिस्टर डाइमलर की डेथ हो गई और सारी कंपनी का होल्ड उसके पार्टनर पर आ। उसने कंपनी का क्राउन संभालते ही 1901 में एक कार मर्सिडीज 35 हॉर्स पावर के नाम से लॉन्च कर, जिसने आते ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हैरान परेशान कर। जो चीज इसको दूसरी कार से स्पेशल बनाती थी वो इसका यूनिक डिजाइन था, जो आज की मॉडर्न कार से बहुत ज्यादा मिलता थी। ये कार जर्मनी के एक बिजनेसमैन ने स्पेशल अपनी बेटी के लिए ऑर्डर की थी और इसका नाम भी उसकी बेटी मर्सिडीज के नाम पर रखा गया। इसकी स्पीड 56 माइल्स पर आवर थी, जो कि उस वक्त की सबसे ज्यादा स्पीड थी। अपनी इस यूनिक फीचर्स की वजह से मर्सिडीज का नाम लोगों में फेमस होना शुरू हो गया और लोग इसको बहुत पसंद करने लगे। इस पर डाइमलर कंपनी ने फैसला किया कि बाकी की कार्स को भी मर्सिडीज का नाम ही दिया जाएगा। अब मर्सिडीज की फेमसिटी को देखकर कार्ल बेंज के पार्टनर ने उससे कहा कि क्यों ना हम भी कुछ ऐसा बनाएं। लेकिन कार्ल को रेसिंग कार्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। चाहता था कि कस्टमर को एक स्लो और कंफर्टेबल ड्राइविंग कार दी जाए, जिस पर बेंज के पार्टनर्स ने अब कार्ल बेंज के पार्टनर ने बेंज को बगैर बताए कुछ फ्रेंच डिजाइनर्स को हायर किया ताकि गाड़ी को मॉडर्नाइज किया। लेकिन ये बात बेंज को बिल्कुल अच्छी ना लगी और वो अपसेट हो गया। रेसिंग कार्स ना बनाने की वजह से बेंज की कंपनी को 1903 और 1904 में बहुत ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ा। अपने इस नुकसान को देखते हुए बेंज ने रेसिंग कार बनाने की इजाजत दे दी और इवेंचुअली उन्होंने भी एक ऐसी कार बना ली जो 50 माइल्स पर आवर की स्पीड को टच करती। इस चीज ने बेंज की कंपनी को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। लेकिन बेंज ने 1911 में एक ऐसी कार बनाई जो 200 हॉर्स पावर की थी। ये कार 140 माइल्स पर आवर की स्पीड को टच। इस कार का नाम ब्लीजन बेंज रखा गया और उसने आते ही रेसिंग इंडस्ट्री में अपनी जगह बना ली। अभी बेंज के अच्छे दिन शुरू हुए ही थे कि वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई। इससे जर्मनी में बहुत ही बुरी इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हुए। अब ये दोनों कंपनीज लॉस में जाने लगी। इन दोनों कंपनी ने इन क्राइसिस से निकलने के लिए 2 साल के लिए पार्टनरशिप करने का फैसला किया। लेकिन 2 साल के बाद जर्मनी की इकोनॉमी इतनी वर्स हो गई कि इन दोनों कंपनीज ने मर्ज होने का फैसला किया। इन दोनों ने अपनी न्यू कंपनी का नाम डाइमलर बेंज रखा। लेकिन बेंज की एडवाइस पर कंपनी का नाम बदलकर डाइमलर बेंज से मर्सिडीज बेंज रखा गया और अपनी पहली कार मर्सिडीज बेंज 630 के नाम से बनाई। अब ये मर्जर बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा था कि 1929 में 84 इयर्स की एज में कार्ल बेंज की डेथ हो गई। लेकिन
उसकी डेथ के बाद भी कंपनी साइज और स्ट्रेंथ के लिहाज से बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगी और दुनिया की बेहतरीन कार कंपनी बनकर सामने आई। एक वो दिन था और एक आज का दिन। इतने अप्स एंड डाउन्स के बाद मर्सिडीज बेंज दुनिया की लग्जरियस कार कंपनियों में से एक और आखिरकार अपने उस ड्रीम को रियलिटी में बदल ही दिया। इस कहानी से और कुछ नहीं था, यह चीज़ तो ज़रूर सीखने को मिलती है। अगर आप कुछ करने की ठान लें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक सके। जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, नेवर एवर गिव अप। उम्मीद है हमारी आज की एफर्ट आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं एक नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।